अंबेडकर को के पास ये 370 का मामला गया, आप सबको पता है वो 370 क्या थी, वो 370 भी हट गई, 35 भी हट गई। लेकिन इस देश के संविधान में सेकुलर शब्द तो 1976 में आया। और कमाल है, आपने हजारों उसमें अमेंडमेंट किए, लेकिन यह पहला देश है भारत का कि जिसके संविधान का प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल होता है वो किसी भी देश के संविधान का अक्षुण्ण होता है, उसमें बदलाव नहीं होता, उसके अलावा तमाम चीजों में होता रहता है। लेकिन भारत के प्रीएम्बल के अंदर यह शब्द 1976 में उस वक्त डाला जब देश के ज्यादातर नेता जेल में बंद थे, और वो एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत डाला। लेकिन मैं उसको भी मान लेता हूं कि भाई चलिए आपने 76 में डाल दिया, तो 76 में जो संविधान सेकुलर हुआ वो 1993 में कम्युनल क्यों हो गया? और जिस पार्टी ने बनाया उसी पार्टी ने उसे कम्युनल कर दिया, यह भी नहीं कोई दूसरी करती है। जब सेकुलरिज्म की इस फ्रॉड में कहा कि भारत के हर नागरिक के राइट बराबर हैं, उसकी पूजा पद्धति क्या है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किस चीज की कीमत की वजह से आपने 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार पे दबाव डाला और बिना किसी डेफिनेशन के, बिना किसी एनालिसिस करे आपने एक फरमान जारी कर दिया कि देश के अंदर 5 पंथ जो हैं वो माइनॉरिटी में है, और यकायक माइनॉरिटी कमीशन इस देश में घोषित हो गया। इन बातों पे चर्चा नहीं हुई हमारे यहां कभी, क्योंकि इस पे चर्चा करने से तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। जिन्हें नाराज होना है वो 100 बार हो जाएं, जीवित रहते हुए इसी बातों को 1000 बार कहूंगा। और आप भी कहें, यह देश बचाने की बात नहीं है, यह राष्ट्र बचाने की बात है। इसलिए जो इस देश में पॉलिसी ऐसी बनी है जिससे राष्ट्र खतरे में है, मेरी चिंता सिर्फ वहीं तक है। राजनीति होती रहेगी, सरकारें आए जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं किसी के प्रोग्राम में भी चला जाऊंगा, मैं संघ के प्रोग्राम में भी जाता हूं। मैंने कहा लश्कर तोयबा कोई प्रोग्राम करेगी, मैं वहां भी जाऊंगा, बुलाओ तो करके दिखाओ। मेरी आवाज में कोई फर्क आने वाला नहीं है, मेरी आवाज में कोई तर्क में आने वाला नहीं है कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, इसलिए वो बात ना बोलूं जो उनको अच्छी ना लगे, बल्कि मैं वही बात बोलता हूं जो उन्हें खराब लगे। 50,000 पारसी हैं इस देश के अंदर, मात्र 50,000। 1.5% सिख हैं, 1% बौद्ध हैं, 3.5% ईसाई हैं, और 19% अल्लाह मियां के फरिश्ते हैं। आपने यकायक कहा कि ये 5 पंथ और मजहब के लोग जो हैं इस देश में माइनॉरिटी में हैं, इन्हें स्पेशल किस्म की बैसाखी चाहिए। हमने आरटीआई डाली, हमारी टीम के साथी ने आरटीआई डाली कि जरा यह तो बताया जाए कि इस पूरे इतनी बड़ी ताकत में जो 25 से 30 करोड़ लोग हैं, क्या चाहते हैं आप? ये जो 25 से 30 करोड़ लोग हैं, ये ना तो यूएनओ की परिभाषा में फिट बैठ रहे हैं, और भारत में कोई परिभाषा ऐसी बनी नहीं है। तो सरकार से पूछा कि आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाने से पहले क्या कोई इसका बेसिस क्या है? तो सरकार का जवाब सुन लीजिए। सरकार ने कहा इस किस्म की बातचीत पे, इस किस्म के एनालिसिस पे, इस किस्म के डाटा पे कभी कोई बात ही नहीं हुई। ये सिर्फ अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद में फिर वो ऑर्डिनेंस आया, साइन हो गए, अब वो कानून बन गया और भारत के संविधान के साथ चिपक गया। तो 19 से लेकर 25 करोड़ लोग भी इस देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं, और 50,000 पारसी भी हैं। ना पारसियों को डर लगा, ना बौद्धों को डर लगा, न क्रिश्चियन को डर लगा। जो 19 से 25 करोड़ लोग हैं उन्हें डर लग जाता है थोड़ी थोड़ी बात में। अब संविधान के अंदर यह लिखा हुआ है कि मजहब के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इसकी भी 3-4 बार कोशिश हुई। आंध्र प्रदेश में 7% दे दिया गया, फिर कोर्ट में गया तो स्ट्राइक डाउन हुआ,
फिर उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद साहब ने जाके घोषित कर दिया, फिर स्ट्राइक डाउन हुआ। जब संविधान में लिखा हुआ है और पार्टी संविधान की शपथ लेकर के जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे मुद्दे उठा करके आखिर किसको अपीज करना चाहते हैं? 2011 का सेंसस जो पब्लिक डोमेन में है, 2011 का सेंसस आप लोगों ने पढ़ा नहीं? भारत देश के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में रहता है। कहीं कहीं तो वो 2% है, 24% है, 9% है, 7% है। और झूठ का ये पुलंदा माइनॉरिटी कमीशन का चल भी रहा है। उसमें एक और बड़ा झूठ है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का बजट करोड़ों में है, अनगिनत है। उनके लिए तो हर एक ने दरवाजे खोल दिए, क्योंकि मैं बड़ी जाति में पैदा हो गया हूं, लिहाजा मैं तो अमीर पैदा हुआ हूंगा। तो एक रिजर्वेशन तो संविधान के माध्यम से आया, उस पे भी अंबेडकर की टिप्पणी बड़ी हार्श है, आज का तो कोई लीडर दे नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन अगर यह दिया भी जा रहा है तो 10 साल से ज्यादा नहीं देना है। और अब रिजर्वेशन के नाम पर, इस माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर आपने एक बड़ा चंक उन लोगों को दे दिया है जिनका ख्वाब ही इस मुल्क में ग़ज़वाए हिंद लाना है, जो इस एजेंडे के लिए काम नहीं कर रहे कि देश मजबूत हो। उनका एजेंडा है सरकार कोई भी आ जाए, पॉलिटिकल पावर से, ब्लैकमेलिंग से, डरा करके, धमका करके, किसी भी तरीके से इस देश की जो पूरी ताकत है उस पर कब्जा करो। और इतने दबाव में है कि एक शख्स जो खुद माइनॉरिटी का है, जो 1.5% थी, उसको आज तक इस देश ने कभी माइनॉरिटी नहीं माना। सरदार मनमोहन सिंह भी उसी माइनॉरिटी के हैं, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इस देश में जब तक मुसलमानों को नहीं बनाओगे तब तक अल्पसंख्यक का कोई मतलब नहीं है। वो बनेंगे तभी आप उनकी उस भूख को शांत करेंगे, बाकी कोई बन जाए कोई फर्क नहीं है। तो ये मुद्दे क्या राष्ट्र के सामने चुनौती नहीं है? क्या इन मुद्दों से देश में झगड़े नहीं हो रहे? और यह कहना बहुत आसान है कि हम हिंदू मुस्लिम की बातचीत करते हैं, मुसलमान हिंदू की बात करते हैं। तो भाई ना तो हम 1947 में थे, ना आप में से कोई था, तो फिर यह देश क्यों बंटा था अगर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो तो? यह चुप्पी आपने 1947 में रखी और 2021 में भी रखना चाहते हैं। समस्या वही है और उससे ज्यादा भयानक है। आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है अगर यह समझ में आ गई तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं अब एक्शन नहीं लेना चाहता। मैं दिल्ली से भगा दिया जाऊंगा तो नागपुर चला जाऊंगा, नागपुर से चला तो नासिक चला जाऊंगा। मैं भागता रहूंगा, लेकिन उस बीमारी का सामना नहीं करूंगा। कोरोना का दवा बन रही है, उससे पहले डेंगू आया, मलेरिया आया, और सबकी दवा बनाते हैं। आप दवा खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप एक बुखार की दवा बनाते हैं, उससे भयानक बुखार दोबारा आ जाता है। एक बार तय करें कि इस राष्ट्र को जिन बीमारियों ने जकड़ा है उन्हें समाप्त करते हैं। 10 साल जाएंगे जीवन के, एक जनरेशन को यह करना ही पड़ेगा। यह नहीं होगा कि मेरा हिस्से का काम के लिए मैं सोचूं कि पड़ोस में भगत सिंह पैदा हो जाए, सुभाष जी वापस आ जाएं, कोई इनमें से सुभाष बन जाए। मैं नहीं बनना चाहता। मैं तो उसके बाद का जो माहौल होगा उसकी मलाई खाऊंगा, तो भाई साहब वो मिलने वाली नहीं है। एक जनरेशन को आहुति देनी ही पड़ेगी, आप चाहें या न चाहें। यह गलती 1935 में लाहौर में की जिन लोगों ने, वही गलती 1990 में कश्मीर में की है। कश्मीर में एक भी हिंदू ने कभी शायद जोर से किसी मुसलमान का नाम तक नहीं लिया होगा, कभी नहीं कहा। आजकल की जनरेशन बहुत हल्की फुल्की बातचीत करके अपने उस लालच
और उस अपनी कायरता को छुपाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे देती है। कश्मीर में तो ऐसे ऐसे लोगों को मारा कि एक साहब को जिनकी हत्या की गई उनको टेबल से उठा के लाए अंदर से, उनकी दोनों आंखें निकाल ली उनके बेटे के सामने और फिर गोली मार दी। जब लोगों को पता चला कि इनको क्यों मारा तो गए उनके कमरे के अंदर। वो शख्स बड़ा विद्वान था कश्मीरी हिंदुओं के बीच में, बड़ा सम्मानित व्यक्ति था। उनकी मेज पे कुरान शरीफ रखा था और उस कुरान शरीफ का वो कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। इससे भी बड़ा कोई सेकुलर चाहिए क्या? लेकिन उनके पड़ोसियों ने उनको भी नहीं बख्शा। उनको मालूम था इकबाल जो सप्रू परिवार से थे वो कन्वर्ट हो गए, उनको मालूम था जो अब्दुल्ला थे वो कन्वर्ट हो गए, वो राघोराम कौल के परिवार से थे। ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? तो अब कन्वर्ट नहीं कर सकते तो मार के चैप्टर क्लोज कर दो। और उन्होंने कर दिया। ये देश तमाशा देखता रहा। एक राज्य से एथनिक क्लिंजिंग हुई, 2500 लोगों की नृशंस हत्या की गई। 5.5 लोग अपने ही धरती से, उस धरती के मूल निवासी कश्यप ऋषि के वंशजों को उनकी पूजा पद्धति के कारण मार के भगा दिया। लेकिन देश में किसी को कोई लेना देना नहीं है। समस्या हमारे घर पे थोड़ी नहीं है। बंगाल में भी यही लोग कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी ये लोग कह रहे थे, अब चौराहे चौराहे हो रही है। इसलिए कुछ बातों से आप भाग सकते हैं, उससे वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। मुझे लगता है कि आज और कल बहुत लोग हैं, मैं उन 10-12 लोगों को ही जानता हूं जिन्होंने ये रास्ता चुना और मुझे इस रास्ते पे ले आए। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं है, न मुझे किसी चीज का कोई दुख है, न मुझे किसी से शिकायत है। ये रास्ता मैंने खुद ब खुद चुना है और इसके पीछे मेरी एक ही मंशा है कि जब तक आप हैं, जब तक आप में जितनी भी शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चिल्लाने की शक्ति है, उस शक्ति से पूरे देश में अपनी बात कहो। और आपकी तादाद देख के मुझे लगता है कि मेरी बात बहुत दूर तक पहुंच रही है। इसलिए मैंने, सरकार ने शायद सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक सिक्का जारी किया है, एक डाक टिकट भी जारी हुआ है। मेरा ख्याल है कि अगर उनकी स्पीच शुरू हो गई होगी तो ये 2 घोषणाओं के बारे में मुझे बताया गया कि होने वाली हैं, एक भारत रत्न की और एक विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलने की। वो हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। हमारे यहां, हमारे समाज में नेहरू बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे कठिन है बोस बनना, बहुत मुश्किल है सुभाष चंद्र बोस बनना। मैं तो इनकी तरफ देखता हूं, इधर देखता हूं तो हंसी पे हंसी आती है मुझे, और जब इनकी तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि इतने भी हाई मॉरल ग्राउंड का कोई आदमी हो सकता है क्या? इतने हाई ग्राउंड के मॉरल का आदमी। वो जानते थे कि क्या चाटुकारों के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अंबेडकर से मतभेद हो गया, अंबेडकर के पास गए और अंबेडकर से कहा कि तुम्हारी जो बात है ये गलत है, इसे तुम वापस ले लो। अंबेडकर ने कहा मेरी बात ठीक है, मैं वापस नहीं लूंगा। कुछ लोगों के पास धमकी बड़ी खतरनाक होती है। इन्होंने धमकी दी वापस ले लो, नहीं मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। वैसे भी आज तक यही पता है कि वो बकरी का दूध पीते थे, खाते क्या थे किसी को पता नहीं है। अब भूख हड़ताल करते अलग बात है। अंबेडकर ने यह शब्द कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूं, आप इस देश के लिए जरूरी हैं
और आपका सम्मान की वजह से नहीं ले रहा, क्योंकि आप देश के लिए जरूरी हैं। बात मेरी ही सही है, लेकिन आप भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, इससे हो सकता है देश को हानि हो, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। ऐसे लोग थे, ये अध्यक्ष बन गए। उन चाटुकारों की चौकड़ी के बाद भी इनके पास चले गए, तुम इस्तीफा दे दो। अब ये जो हाई मॉरल ग्राउंड के लोग होते हैं ना, ये जितना इनका मॉरल हाई होता है उतने से ही दूसरे से भी उम्मीद करते हैं। लेकिन जब कोई बहुत ही छोटी सोच का आदमी, छोटे एजेंडे का आदमी होता है, तो ये बेचारे उसको समझ नहीं पाते, या समझ के सोचते बहुत छोटी बात है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके कहने से, ये रख लीजिए। लेकिन मैं इनसे मेरा सवाल है, मैं करता हूं, अब इनके वंशज भी चुप हो गए। हर उस बात का विरोध किया इन्होंने और अपने अनशन से लोगों को डराया। गांधी जी ने एक बयान दिया था, मुझसे भी ऊपर की पीढ़ी के लोग याद करें जरा। मैं इनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, ये फिर भी राष्ट्रपिता ही रहेंगे, फिर भी रहेंगे। ना हमसे पूछा कि हमारा पिता कौन होगा, लेकिन ये हैं। और हम हर बार जो झूठा, जो हमारे संस्कारों का भजन था, इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए उस भजन में टेम्परिंग करके लाइन ही बदल दी। यह आरोप नहीं है, नाराजगी नहीं है बापू से। 2021 के भारत में हर बच्चे को सवाल पूछने का अधिकार है। अगर उसका सवाल सही है तो जवाब देना पड़ेगा पिताजी को, यह कह के नहीं टाल सकते कि नहीं तुमने सवाल कैसे पूछा, यह नहीं हो सकता। मैं बापूजी से बार बार सवाल पूछता हूं जब मुझे किसी हॉल में लगे आते हैं कि आपने यह बयान क्यों दिया था कि भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा। यह आप ही का बयान है, बताइए उन्हीं का बयान है कि नहीं? इसका मतलब है बापू को पता था, इसका मतलब बापू को पता था कि विभाजन होने वाला है। उनको पता था कि नेहरू जी और जिन्ना को दोनों को बुलाया गया। एक आदमी तो सीधा चला गया, दूसरे आदमी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अंग्रेज समझदार थे, अंग्रेज इस खेल में बहुत माहिर हैं। उनको भेजा जिनके सामने नेहरू जी मना नहीं कर पाते थे, कमजोर पड़ जाते थे बेचारे। उनको लगाया इस काम पे कि मैडम एडविना इनको लेके आइए आप शिमला। ये सब तथ्य हैं, वो लेके गई इनको शिमला। इनको पता था। मेरा बापू से सवाल है, बापू आपको पता था कि नेहरू गए हैं शिमला बात करने, उस लाइन पे साइन करने गए हैं जहां जिन्हा को भी बुला लिया गया। आपको तो कोई मैंडेट भी कांग्रेस का नहीं मिला था। फिर आपको जब यह पता था कि भारत का विभाजन होने वाला है, तो फिर आपने यह क्यों कहा कि अगर यह होगा तो मेरी लाश पे होगा? और आपको अगर यह पता था तो नेहरू और जिन्ना के सामने आप धरने पे क्यों नहीं बैठे? एक बार बैठते कि कुछ भी हो जाए धर्म में ये नहीं होने दूंगा, नहीं बैठे आप। उनको मालूम था कि ये हाई मॉरल ग्राउंड के लोग हैं और उनको मालूम था कि इनका लेवल क्या है। ये ऐसे लोग हैं वो कहेंगे बैठ जाओ मर जाओ अच्छा है, इसलिए उनसे कहने की हिम्मत नहीं उनकी। इसलिए बहुत लोग, मैं किसी के कृत्य को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन आज के भारत में बातचीत करने से शर्माना क्यों है भाई? इसमें शर्माने की क्या बात है? ये हमारे यहां हो गया, नहीं हम इस पे बात नहीं, लेकिन हम सीता जी पे बात कर लेंगे, राम पे बात कर लेंगे, उनके चरित्र पे बात कर लेंगे, लेकिन भाई हम इस बात पे बात नहीं करेंगे। नाथूराम गॉडसे ने गांधी को मारा, ये एक सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सच है कि नहीं है? लेकिन नाथूराम गॉडसे ने या उसके इस कृत्य करने से पहले कोई वो गुंडा था, बदमाश था, आतंकवादी था, या इसलिए मारा कि गांधी जी मैं ब्राह्मण हूं ये बनिए हैं इसलिए मारा, धर्म के कारण मारा? ये तो नहीं मारा। जैसे आज मैं देखता हूं लोग अपने नेता के प्रति इतने दीवाने होते हैं कि उसके मुंह से कुछ गलत नहीं सुनना चाहते, लोगों को तकलीफ होती है।
लेकिन एक बड़ा नेता जब इतनी बड़ी बात कहता है तो राष्ट्र उस पर यकीन करता है। मैं भी यकीन करता हूं और यह सोच के कि यार अब तो कह दिया ना, अब नहीं हो सकता, भरोसा रखो। तो आपने कहा कि मेरी लाश पे भारत पाकिस्तान बटेगा, तो लोगों ने कहा जो आदमी इतनी ताकतवर बात कहता है वो कुछ भी हो जाए लेकिन ये बटने नहीं देगा। नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या की, उस समय के हिसाब से जो कानून था उसको सजा मिलनी चाहिए थी, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। किसी भी सभ्य समाज में किसी की हत्या को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या हम 50 साल के बाद भी उन कारणों पे बात करने से शर्माएंगे? क्या किसी ने पूछा कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी को मारा क्यों था? क्या किसी ने पूछा कि वो जो कोई ऐसा नहीं था, ये 200 साल पुरानी कहानी है। आज तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहां क्या फाइलें निकल रही हैं, कहां कहां से फाइलें निकल के आ रही हैं। तो नाथूराम गॉडसे का उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिया हुआ आखिरी बयान क्यों छुपाया गया? क्यों छुपाया गया? समाज तय करता, आने वाली जनरेशन तय करती किसने सही किया किसने गलत किया। लेकिन एक आदमी को अपने निजी स्वार्थों के लिए आपने जने क्या क्या बनाया, क्या क्या बनाया, और उस आदमी का नाम लेकर डराया। ये देखो उनके मानने वालों की सरकार आ गई है, ये दिल्ली में जो बैठे हैं नाथूराम गॉडसे की सरकार आ गई है। इसलिए मैंने कहा गांधी तो बहुत लोग बन सकते हैं, कोई गॉडसे नहीं बनता। उसने हत्या हथियार से की इसलिए सजा मिली, लेकिन लोगों ने तो इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी की नस्लों की हत्या की, उसके लिए सजा किसे मिलनी चाहिए? आपने अपने स्वार्थ के लिए इतिहास गलत लिखा, किताबों में चीजें गलत लिखवाई, चाटुकार लोगों को इकट्ठा किया और एक अजीब इतिहास लिखवा दिया है। और यह जनरेशन आज भी उसी में घूम रही है। इसलिए शायद सही रास्ता उसको समझ नहीं आ रहा कि हम हैं क्या, हमें करना क्या है भाई। मार्कशीट पे बहुत सारे नंबर लाना, बड़ी नौकरी प्राप्त करना, अमेरिका चले जाना, कुछ कारें खरीदना, कुछ बड़े मकान बनाना और समाप्त। लेकिन एक तथ्य की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। मैं उस तथ्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने जितनी भी तरक्की की हो, सुभाष बाबू के 14 भाई बहन थे, 9वें नंबर के थे ये। जब उनके 14 बच्चे थे तब संकट नहीं हुआ, अब तो 2 पे संकट है। तब सुभाष पैदा हो रहे थे जब 14 थे, अब 2 में एक भी सुभाष की बात नहीं सुनना चाहता। आप कहां से चले थे कहां आ गए? आपने तरक्की बहुत की, आप पे गाड़ियां बहुत हैं। लेकिन यह भी सच है, इस सनातनी हिंदू समाज को, युवा जो है उनको ध्यान देना है कि मैं देख रहा हूं पिछले 30-35 साल का रिकॉर्ड निकाल करके, भारत में जितनी संपन्नता हिंदू सनातनी समाज में आई है, उतनी ही तेजी से हिंदू परिवारों के माता पिता वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। ये वृद्धाश्रम सबसे ज्यादा हिंदुओं में बन रहे हैं। तो ये कौन सी तरक्की आपने की भाई? जब आप इतने संपन्न हुए तो आपने मां बाप को सड़क पर छोड़ दिया। यह राष्ट्र के सामने चुनौती है। जिस मां ने बाप ने एक जीवन लगाया, उसके पास ज्ञान की खाने, उसे छोड़ दिया आपने और आप अमेरिका चले गए। मैं इस तरक्की को तरक्की नहीं मानता। जो शिक्षा आपने दी उससे तो भारत समाप्ति की तरफ जा रहा है। आपके संस्कार सरोकार सब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, आपके आदर्श भी समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। इसलिए संविधान में लिखा है जनगण गाना है तो खड़े होना है, तो जनगण गाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी, मानना होगा। संसद कोई कानून बना देगी, उसको मानना होगा। तो सरकार तो संविधान से बंधी है, लेकिन समाज जीवन में सुबह से लेकर शाम तक 90% कार्य उस संविधान से नहीं करता, अपनी आस्थाओं और सरोकारों से करता है। राष्ट्र की पहचान है यह दीपों का जलना। यह किसी संविधान में नहीं लिखा कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए।
ये आस्था का केंद्र है, ये हमारे सरोकारों की पहचान है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। कोई कानून नहीं लगेगा इसके ऊपर, लेकिन अगर जनगण हो रहा हो और लोग बैठे हो तो खबर बनेगी, इस पे नहीं बनेगी। ये आस्थाएं टूट रही हैं, समाप्त हो रही हैं। मेरी चिंता यह है क्योंकि समाज का काम है, ये जो पूरा समाज है ये आस्थाओं से चलता है। सुबह से लेकर शाम तक आप कानून और संविधान की धारा नहीं बताते हैं कि बेटा तुम गाली मत देना, तुम पे धारा नंबर 3 लगेगी, ये कह दोगे तो ये धारा लगेगी। कोई नहीं कहता है। वो एक समाज के अंदर उसकी जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो सरोकार आपको मिले हैं, उससे समाज चलता है। और जब समाज कमजोर हो जाता है, उसमें लालच और कायरता भर जाती है, तो राज आपकी सरोकारों में दखल देना शुरू कर देता है। और एक कमजोर समाज उस राज सत्ता को अपनी आस्थाओं पे चोट करने के बाद रोक नहीं पाती है। इसलिए आपकी आस्था पे क्या चोट हुई कि सबरीमला में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज काला कोट पहन के ये तय कर रहे हैं कि जेंडर जस्टिस क्या है। सबरीमला के अंदर हजारों साल की परंपराओं के बाद उसमें कोई साइंस थी जो बताई नहीं गई, क्योंकि आर्गुमेंट करने के लिए हमारे देश में कम लोग हैं कि ये क्या वजह है, किन कारणों से इन मंदिरों के ऊपर पर्टिकुलर टाइम पे किसी महिला का जाना क्यों मना है। ये जेंडर जस्टिस का मामला नहीं है। चाहे नासिक के अंदर हो, चाहे ओंकारेश्वर में हो, चाहे उज्जैन में हो, ये जितनी भी बड़े बड़े महाकाल के मंदिर बने हुए हैं, ये क्या है? जो काम हमको शायद करना चाहिए था, हमारे बुजुर्गों को करना चाहिए था, वो नहीं बताया गया। ये जो उज्जैन में महाकाल है, जो शिव जी का बड़ा सा उनका वो है, उस पे दूध और पानी क्यों पड़ता है? जरा खोज कीजिए। ये जो रेडियो एक्टिव की जो पूरी बेल्ट है, उसी बेल्ट के ऊपर ये बने हुए हैं जितने भी महाकाल बने हुए हैं। वो हीट की वजह से रेडिएशन होता है, इसलिए उसे ठंडा रखने के लिए पत्थर को बनाया गया, आस्थाओं से जोड़ दिया कि इस पे पानी और दूध चढ़ाते रहना चाहिए। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पे महिलाओं का जाना, क्योंकि उनके ऊपर उस समय वो रिएक्ट करेगा। आपका एक भी सुबह उठने से लेकर अंतिम संस्कार तक कोई भी आपकी आस्था जो है सिर्फ ऐसी हवा में नहीं रखी, लेकिन यह बताया नहीं गया आपको। उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, ये तो ढकोसलेबाज लोग हैं, ये ब्राह्मणों ने कर दिया है, ये संतों ने कर दिया है। अरे हो सकता है कि कुछ संत हो जो बेचारे उसको कम्युनिकेट न कर पा रहे हो उस भाषा में। क्या 1948 से पहले कुंभ नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था क्या? या 1948 से पहले जब नासा बना, उससे पहले लोगों को नहीं पता था कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा? नहीं पता था। आज भी हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, 5 रुपए का एक पंचांग आता है, बुजुर्ग बता देते हैं फला दिन फला टाइम पे सूर्य ग्रहण पड़ेगा। नासा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को यह लगने लगा है कि जेंटलमैन का मतलब है सच बोलने वाला, टाई लगाने वाला, सूट पहनने वाला, जबकि जेंटलमैन ही सबसे ज्यादा चोर और बदमाश और गुंडा है। इसलिए हमने फोटो से उस बच्चे के मन में यह बना दिया है कि जो आदमी इंग्लिश बोलता है, टाई लगाता, ही इज अ जेंटलमैन। उसका बाप 500 बीघा के अंदर खेती करता है, पंप में अंदर पानी लगा के फावड़ा कंधे पर रख के, गंदे मिट्टी के पैर होते हैं, वो हमेशा उसको कहता है ही इज अ डर्टी मैन। हमने किस किस्म की शिक्षा दी है मेरे भाई? हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अंग्रेज आए, मुगल आए, सरकारें आई, लेकिन हमने भी तो कुछ कुछ चीजों का ध्यान नहीं दिया। सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यह सुन के आपको चक्कर नहीं आते? खोपड़ी नहीं घूमती आपकी? और हम गर्व से कहते हैं 90% हिंदुओं के माता पिता इस पे गर्व करते हैं। जब बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा हो तो मां ने, जिसने कभी एबीसीडी ना बोली हो, वो भी स्कूल का नाम रट लेती है ताकि सबके सामने बताना है। सेंट जेवियर में पढ़ता है मेरा बच्चा, सेंट फिडेलिस में पढ़ता है मेरा बच्चा, आवर लेडी ऑफ फातिमा में पढ़ता है मेरा बच्चा। कॉन्वेंट का मतलब ही नहीं पता आपको।
और पता होता तो शायद ये भूल नहीं करते। लेकिन मुझसे पहले की जनरेशन, उससे पहले की जनरेशन की जरूरत थी, वो ये बताते हम कर क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं इससे। तो जब समाज ऐसे बिखर जाता है तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को सुभाष चंद्र बोस तस्वीर पे लटके हुए अच्छे लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस हमारे घर में पैदा ना हो, हमारे घर में तो जवाहरलाल नेहरू पैदा हो, जो 19 साल प्रधानमंत्री रहा जुगाड़ करके। इस समाज ने सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, छत्रपति महाराज शिवाजी पैदा करना बंद कर दिए, इसलिए इस समाज में चाटुकार और दलाल पैदा हो रहे हैं। आप राजनीति से कुछ भी लेना क्यों चाहते हैं? राजनीति को राजनीति का काम करने दीजिए। हजारों ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं जिसमें कुछ नहीं मिलता। ये सवाल कर सकते हैं लोग, तुम पागल हो गए जो बकबक करते रहते हो। कभी कभी कुछ पागलपने में भी बड़ा नशा होता है। मेरी ख्वाहिश है, एक बहुत बुजुर्ग हैं दिल्ली में, पाकिस्तान से आई थी, उनकी बहनें, उनकी मां, सबका उनकी आंखों के सामने रेप होकर मर्डर हुआ। उन्होंने मुझसे एक बात बोलने के लिए मना किया है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं जब तक इस देश में अगर 2 भी लोग रह जाएंगे, मैं इसी ताकत के साथ बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि जब तक मेरे अंदर जान है, करोड़ों लोगों को पागल करके जाऊंगा मैं। यही मेरा मकसद है और कोई मकसद नहीं। वो अपने आप तय कर ले देश के साथ उन्हें क्या करना है, राष्ट्र के साथ उन्हें क्या करना है। इसलिए पहली विनती है, 2 बार जरा 2 मिनट की लंबी सांस लेकर के घर पे सोचिएगा, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम किस लिए आए हैं इस धरती पे भाई? क्या लेने आए थे और क्या चीज प्राप्त करने की खोज में घूम रहे हो और किन से डर रहे हो? आपके वंशज कौन थे, आपके पूर्वज कौन थे? आप ये इसलिए मत जानिए कि ये बेकार का काम है, इससे कुछ होगा। मुझे बताइएगा कि अगर आपके घर में कोई एमपी बन जाए तो अगली 5 नस्लें उसकी तस्वीर लगा के रखती हैं। हमारे पिताजी एमपी थे, बार बार डराते हैं एमपी थे, अरे वो थे, तुम क्या हो? तो ये जो शौक है ना तस्वीर लगाने का, इस तस्वीर को बदल दीजिए। और तस्वीर बदलने से सिर्फ छोटा सा काम होगा कि आप सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ पढ़ें, म्यूजियम में जाके देखें और सुभाष चंद्र के नाम से क्या क्या हो जाए, इस फिराक को छोड़ देंगे, बल्कि इस देश में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि जो सुभाष को इग्नोर करेगा उसे आप गद्दी से उतार देंगे। वो ताकत बनने की कोशिश की है। जो सावरकर का अपमान करेगा उसे कुर्सी से उतार देंगे आप। हर आदमी को सावरकर बनने का शौक नहीं है। बनना है तो बॉम्बे में बाल ठाकरे बनो, छत्रपति महाराज शिवाजी बनो, सावरकर बनो। जिस दिन भी इस देश के अंदर ये लोग पैदा होने लगेंगे, इस देश में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए कोई डरा नहीं सकता। कोई नहीं डरा सकता आपको। जिनके पूर्वजों ने डर के मारे, लोगों को पता है क्या कहने वाला हूं। यह बात मैं बार बार रिमाइंड इसलिए नहीं करा था, इसलिए कराता हूं मेरे भाई। आप सब इस हॉल में और इस हॉल के बाहर जो लोग सुन रहे हैं, आपके पूर्वज उस दौर में जब जिंदा रहने के लिए तलवार से सामना करना पड़ता था, वो जब नहीं डरे तो आज आप क्यों डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? महिलाओं से मेरी एक ही दरखास्त है कि मैं मानता हूं किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में महिला की जो भूमिका है वो बड़ी ताकतवर है। इन्होंने तो उस वक्त भी ढूंढ लिया था और रानी झांसी एक पूरी ब्रिगेड बनाई थी उस वक्त भी,
उस वक्त की महिलाओं के बारे में सोचिए और आज की महिलाओं के बारे में सोचिए। तब तो ज्यादा हमारे यहां बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजें थी, तब लोग चले गए, तो आज क्या दिक्कत है? इसलिए महिलाओं से मेरा इतना ही कहना है कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं होता है। अगर बहादुर और खूबसूरती की भाषा है तो जीजाबाई बनी है, क्योंकि मां के पास वो बच्चा जो झूठ भी बोल के आता है, गलत भी करके आता है, वो मां से सब कुछ बता देता है। अगर मां बहादुर होगी तो बच्चे सुभाष चंद्र बोस बनने से नहीं डरेंगे। और मैं उन पतियों से, उन भाइयों से, उन पिताओं से भी एक बात कहता हूं कि आज मैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कहां कहां बड़ी सारी चर्चाएं हो रही है, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद की बात हो रही है। और कुछ लोग इस देश में हैं, उन्हें लगता है हर काम कानून से होता है। इतना प्यार करना है, इतना नहीं करना है, ऊपर करना है, नीचे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो उसकी परिभाषा चाहते हैं जज साहब से, और जज कैसे बनते हैं वो सिंघवी साहब ने आपको बता दिया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपसे कि अगर आपके घर में बेटी है और वो बेटी कहीं पढ़ने जाती है, कहीं घूमने जाती है, और अगर वो आपको लौट के ये बताती है कि मैं फला जगह गई थी, वहां गुंडा मुझे एक मिला, उसने मेरे ऊपर ये कमेंट किया, तो एक एवरेज हिंदुस्तानी की परिवार की प्रतिक्रिया क्या होती है? तुम उधर गई क्यों थी? कल से उस रास्ते से नहीं जाना है। 6 महीने बाद उस रास्ते पे भी कोई मिल गया तो उससे भाई कहता है तुम घर में बैठ के नहीं पढ़ सकती। वो जो लड़की है वो भी इसी समाज की है, वो अपने भाई की अनकॉन्शियस और पिता की लाचारी और कायरता को देखती है कि ये भाई जो 75 प्रकार से बाल बनाता है, 75 प्रकार से कपड़े पहनता है और सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल पे घूमता है, इसको जब मैंने अपनी रक्षा की बात की तो इसने रास्ता बदलने की बात की। इसमें इतना पुरुषार्थ नहीं था कि जिसने मुझे छेड़ा है ये उसे छेड़ देता। इसलिए उसमें कायरता पैदा होती है और वो ये डर लगने लगती है कि मैं इस परिवार के ऊपर बोझ हूं जो मेरे मान सम्मान को भी नहीं बचा पाता। और वो कायर बाप सिर्फ तर्कों की शिक्षा देकर के अपनी उस जिम्मेदारी से भागना चाहता है। वो भाई जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन अपनी बहन की इज्जत का चैलेंज नहीं करता। और एक दिन वो ये समझ जाती है कि इस परिवार के पुरुष मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो उसे फिल्मों में जो नजर आते हैं कैरेक्टर, फिर वो कैरेक्टर पंचर जोड़ने वाला क्यों ना हो, वो उसके साथ चली जाती है। जिस दिन सनातन हिंदू समाज का भाई और पति बाहुबली की तरह उसकी बहन, उसकी पत्नी के कंधे पे हाथ रखने वाले का हाथ नहीं गर्दन काटेगा, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। उस देव सेना के, उसके महिला की शान को, आन बान को जो भी भंग करने की कोशिश करेगा, उसे वो समाप्त करने की क्षमता जिस दिन हिंदू पुरुषों में आ जाएगी, कोई आपकी बेटी के पास फटक नहीं पाएगा, कोई नहीं फटक पाएगा। ये कानून से नहीं रोकने वाला है, कानून वानून नहीं रोकने वाला। इसलिए मैं आपको एक फिल्म बताता हूं। एक फिल्म आई थी, उसमें एक रेखा नाम की महिला थी और एक कोई विनोद मेहरा नाम के, और फिल्म का नाम था घर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन शायद इन्हीं नैरेटिव से समझ पाती हो। अच्छा खासा घर था, बड़े मिडिल क्लास के लोग थे, शादी ब्याह करके रह रहे थे, जाते थे आते थे। एक दिन वो अपनी पत्नी को कहीं ले गया घुमाने के लिए, 4 गुंडों ने उसकी पत्नी के साथ रेप किया। ये उस फिल्म की कहानी को देख करके आप सोचिए कि कितनी पुरानी फिल्म होगी, मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे देखनी पड़ी जब ये रेफरेंस मुझे मिला। जिस पत्नी के साथ 4-5 गुंडों ने रेप किया, वो पति अपनी पत्नी को घर ले आता है और धीरे धीरे उसका
साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तमाम ट्रीटमेंट चलते हैं। कुल मिलाकर के उस फिल्म का एंड यह दिखाया गया कि इसका पति अपनी पत्नी के बुरे वक्त में इसके साथ खड़ा रहा। भाई कहीं और खड़ा होना था क्या उसे? यह उसके पुरुषार्थ का पैमाना था कि देखिए साहब वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। लिहाजा हमें इस फिल्म का इतना ही मैसेज था कि आपकी शान, जो परिवार की औरत होती है, जो परिवार की बेटी होती है, हमारे समाज में वही शान होती है। इसलिए उसको चारों तरफ से सिक्योर रखा जाता है कि कोई उसको छूने ना पाए। इसलिए आप सावरकर, छत्रपति शिवाजी से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज आप याद कर रहे हैं। मेरी सरकार से एक ही मांग है, और यह मांग इसलिए है कि मैं नहीं समझता कि जिस राज्य के अंदर सुभाष चंद्र जैसा जोशीला आदमी हो, इतना पुरुषार्थी आदमी हो, जिसने सत्ता को लात मार दी हो, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि दुनिया की पावरफुल एक हुकूमत, जिसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, अब सूरज निकल नहीं रहा, उसकी सत्ता को ठुकरा दिया हो और उसने देश की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में की हो। उसने झंडा भी बनाया, बैंक भी बनाया, करेंसी भी बनाई, सब कुछ बना दिया, और दुनिया के 9 देशों ने उसको मान्यता दी, जिसमें सबसे पावरफुल देश यूएसएसआर ने भी उसको मान्यता दी। लोगों को डर लग गया कि अरे ये क्या हो सकता है। इसलिए उनको गायब करने में आपके भारतीय समाज के बड़े बड़े नेता अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने एक कुकर्म किया। मेरी कटक के लोगों से और आपके माध्यम से मेरी एक मांग है, मुझे लगता है आप मेरी बात के साथ सहमत होंगे। मैं बात इसलिए मानता हूं कि हमारा समाज सिंबल को देखता है, उसको लगता है अरे विशाल काय हाथी, उसके सामने नमन, बड़ा पेड़ उसके सामने नमन, सूरज उसके सामने नमन। वो ये मानता है। अगर इस समाज को यही अच्छा लगता है तो अगर गुजरात में 2 गुजरातियों के सत्ता में आने के बाद एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सबसे बड़ी मूर्ति अगर दुनिया की है तो वो गुजरात में लग सकती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर गुजरात में लग सकती है, जिस देश ने इस देश को यूनाइट किया, तो मेरी आपकी सरकार से, यहां के लोगों से, हर उस जवान आदमी, ये इसलिए मत कहिए कि साहब ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। राष्ट्रों के बड़े बड़े पुरोधाओं को खड़ा करने के लिए अगर एक आध बार पैसा वेस्ट भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हम हजारों काम ऐसे करते हैं दिखावे के, जिसमें पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन उसका आउटपुट वो नहीं होता जो हम समझते हैं। इसलिए 1 रुपए किलो चावल दे करके आप सत्ता में रहें, मुझे कोई दुख नहीं है, उनका आपका मामला है। आप जीते सत्ता में 10 बार रहें, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि कटक जहां सुभाष चंद्र बोस जैसा बहादुर पैदा हुआ हो, अगर सरदार पटेल इस देश की यूनिटी का कारण थे